वो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में बिना हिजाब के खेलेंगे। जैसे ये गाइडलाइन जारी होती है, पूरे दुनिया में खलबली मच जाती है। फ्रांस में किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के आगे वहां पर कोई भी भावनाएं या धार्मिक भावनाएं रोड़ा नहीं बनती। एक बार तो उसने हद तब कर दी जब उसने ये फैसला लिया कि पूरे उत्तरी कोरिया में कोई भी नीली जींस नहीं पहनेगा। अब इस्लाम में शराब पूरे तरीके से हराम मानी जाती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर का यह बैन सिर्फ आम और सस्ते टिकट खरीदने वालों तक ही। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस साल 2024 के ओलंपिक्स खेले जाने हैं, जिसकी शुरुआत 26 जुलाई से होने वाली है। आप लोग करंट अफेयर में लगातार पढ़ते आ रहे थे, अब तक आपके दिमाग में छप चुका होगा। दरअसल मैं आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं। फ्रांस क्योंकि इस बार के पेरिस ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है, ऐसे में उसने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। उसका कहना है कि फ्रांस के खिलाड़ी जो हैं वो इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में बिना हिजाब के खेलेंगे। जैसे ये गाइडलाइन जारी होती है, पूरे दुनिया में खलबली मच जाती है। मतलब एक नई कंट्रोवर्सी जन्म ले लेती है, धर्मनिरपेक्षता बनाम आजादी। फ्रांस का कहना है कि वो एक सेकुलर देश है, इस वजह से वो किसी भी खिलाड़ी को किसी भी धार्मिक प्रतीक या किसी भी धार्मिक कल्चर के साथ खेलों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दे सकता है। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जिसको मानवाधिकार आयोग कहा जाता है, उसने फ्रांस की आलोचना भी करी है। आज मैं आपको ये इशू काफी डिटेल में समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि लिबर्टी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है। ये सारी चीजें आपको शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। सबसे पहले आपको यह समझाता हूं कि फ्रांस के लिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। फ्रांस के सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि धर्म अलग रहेगा और राज्य अलग रहेगा। मतलब जब धर्म की बात होगी तो राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और उसी तरीके से धर्म राज्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नहीं समझे? ऐसे समझाता हूं, जैसे कि हमारे देश में जब सरकार कुछ करने चलती है, ऐसे में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि आपके इस फैसले से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। कई बार आप देखते हो प्रोटेस्ट होते हैं, उसके बाद सरकार को अपना फैसला पीछे लेना पड़ता है। ऐसा सरकार हमारे देश में करती क्यों है? वोट का चक्कर बाबू भैया, वोट का चक्कर। क्योंकि हमारे देश में जनता ही तय करती है कि सरकार आगे किसकी बनेगी। आपको एक सटीक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि हमारे देश में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जैसे ही कोई कदम उठाने लगती है या उसकी दिशा में बढ़ने लगती है, तो आप देखते हो कि हमारे देश के कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उसके विरोध में, और वो बोलते हैं कि इसे अप्लाई नहीं होना चाहिए। ऐसे में सरकार भी क्या तर्क देती है, वो कहती है कि हम अभी एक ड्राफ्ट बना ले रहे हैं केवल, और ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। जब चर्चा के बाद कोई कंक्लूजन निकलेगा तब हम इसे अप्लाई करेंगे। मतलब एक तरीके से बी गेट हम लोग चुन लेते हैं। और आप ना जाने कितने सालों से ये बात सुन रहे होंगे, लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रांस में किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के आगे वहां पर कोई भी भावनाएं या धार्मिक भावनाएं रोड़ा नहीं बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस ने साल 2004 में ही अपने सभी सरकारी स्कूलों के अंदर हिजाब को बैन कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फ्रांस सरकार पीछे नहीं हटी और उसने अपना कदम यह बनाए रखा, और आज की डेट में भी वो इस पॉलिसी पर चल रही। अभी भी जब फ्रांस ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए हिजाब को लेकर गाइडलाइन जारी करी, ऐसे में दुनिया भर की कई सारी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उसके विरोध में आ गई हैं। उसके बाद भी फ्रांसीसी गवर्नमेंट अपनी बात से टस से मस नहीं हो रही है। अब मैं आपको फ्रांस के इस फैसले के विरोधियों के तर्क को समझाता हूं। मतलब ऐसे लोग जो कि फ्रांस का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क क्या है। उनका कहना है कि फ्रांस का यह कदम रेसिस्ट है, ये जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। उनका कहना है कि महिलाएं जो कि हिजाब पहनती हैं, उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए अपने धर्म के आधार पर परिधान चुनने की। तो ये आजादी उनसे छिन रही है, इनइक्वालिटी है ये एक तरफ। तो मैं अभी आपको आजादी के प्रैक्टिकल मायने समझाता हूं। आजादी का मतलब है आपके बिहेवियर पर, लाइफ स्टाइल पर और आपके पॉलिटिकल थॉट पर किसी भी तरह का जबरदस्ती कोई भी अंकुश ना होना। सरल भाषा में कहूं तो आप किसी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के अधीन ना हो जहां आपके सोचने, समझने, बात करने की मनाही हो। आपने किम जोंग उन का नाम तो सुना ही होगा। जी हां, उत्तर कोरिया का तानाशाह, जो कि हमेशा अपने फैसलों के लिए मशहूर रहता है पूरे दुनिया में। उसके फैसले ऐसे होते हैं जो हमेशा आपकी आजादी छीनते हैं। एक बार तो उसने हद तब कर दी
जब उसने ये फैसला लिया कि पूरे उत्तरी कोरिया में कोई भी नीली जीन्स नहीं पहनेगा। अब आप खुद समझ सकते हो जो कपड़ों के शौकीन हैं उनको नीली जीन्स कितनी पसंद होती है, जैसे कि मुझे। डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वहां लोग अपनी मर्जी से दोस्त चुन सकते हैं, अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, अपनी मर्जी का खेल खेल सकते हैं और अपनी मर्जी के कपड़े भी पहन सकते हैं। इसलिए लिबर्टी यानी आजादी के पैरोकारों का यह मानना है कि जो लोग हैं या फिर जो इस बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अपने परिधान चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। वो उनका धार्मिक मैटर है, वो अपने धर्म के हिसाब से चले, ना कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चले। ऐसा नहीं है कि सभी फ्रांस के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जो कि अपनी बैलेंस्ड अप्रोच भी दिखा रहे हैं फ्रांस के इस फैसले पर, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति हो गई। इन दोनों के द्वारा यह कहा गया है कि फ्रांस के ओलंपिक जो हैं वो अभी भी जेंडर इक्वेलिटी पर ही आधारित है। उनका यह कहना है कि इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में जितने पुरुष एथलीट्स की संख्या है उतनी ही महिलाएं एथलीट भी हिस्सा ले रही हैं। इसलिए यह जेंडर इक्वेलिटी के हिसाब से आज तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्रांस से पहले किसी और देश ने अपने यहां पर स्पोर्ट्स इवेंट में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया हो। आपको 2 साल पहले का 2022 का फीफा वर्ल्ड कप तो याद ही होगा। इस बार 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया गया था और कतर सरकार के द्वारा ऐसे में कतर ने अपने सभी स्टेडियम्स में शराब को प्रतिबंधित कर दिया था। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में शराब को शैतान का काम बताया गया है। जी हां, एक तरीके से आप बोल सकते हो इस्लाम में शराब पूरे तरीके से हराम मानी जाती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर का यह बैन सिर्फ आम और सस्ते टिकट खरीदने वालों तक ही सीमित था। जी हां, जो लोग वीआईपी टिकट लेकर महंगे प्रीमियम लॉन्ज में बैठ के इस खेल का आनंद उठा रहे थे, वो वीआईपी लोग शराब, शैंपेन, बियर इन सब का आराम से लाभ उठा सकते थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धार्मिक भावना चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों के शराब या बियर पीने या शैंपेन पीने से आहत होती है, मगर गरीबों के शराब पीने पर बैन और अमीरों को यह छूट, ऐसा क्यों आखिर? पैसे का चक्कर है बाबू भैया, पैसे का चक्कर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको और याद दिला दूं। हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों का कंसेप्ट हमने फ्रांस के ही संविधान से लिया हुआ है। मैंने आपको ये सारी चीजें क्लैरिटी के साथ बता दी हैं। अब जाते टाइम आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूं कि आप बताइए कि फ्रांस का ये जो डिसीजन है ये आपके हिसाब से सही है या फिर गलत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए या स्टेट एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस-जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साथ में कंप्यूटर और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ डिटेल में कवर किए हुए हैं। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस टाइम पर मानसून ऑफर चल रहा है तो आप 50% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड HELP50 आपको लगाना है, उसी के साथ जो फीस है वो आधी हो जाएगी जस्ट। तो आज के वीडियो में बात यहीं तक रहेगी। अगले वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।